नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मराठास के द्वारा कर्नाटका राज्य में 2A कैटेगरी रिजर्वेशन की डिमांड के बारे में। पहली बात तो ये 2A रिजर्वेशन क्या होता है और मराठास कर्नाटका राज्य में रिजर्वेशन क्यों डिमांड कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर ज़रूर फॉलो करें ताकि मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनके अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रविवार 19 सितंबर को अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट होने वाला है। इसके लिए आप अभी से रजिस्टर कर लें। नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस कॉम्बैट में स्कॉलरशिप पूल को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, मोर देन डबल। तो अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी तय है और इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा, तो यू कैन यूज़ द कोड महिपाल। कर्नाटका राज्य में मराठा समुदाय 2A रिजर्वेशन की डिमांड कर रहा है। ये 2A रिजर्वेशन क्या होता है? 2A का मतलब होता है कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर और सब सेक्शन कर दिया गया है, सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया है ओबीसी रिजर्वेशन में, और ऐसा कई राज्यों में हुआ है। तो कर्नाटका में मराठा कम्युनिटी स्पेसिफिकली 2A रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। आगे आपको मैं बता दूंगा सारी कैटेगरीज क्या होती हैं। पहले ये जान लो कि कर्नाटका में मराठास आए कहाँ से। अभी तक आपने तो यही सुना होगा कि भाई मराठास तो महाराष्ट्र में होते हैं, लेकिन याद करिए कि मराठा एम्पायर जो है वो 18 सेंचुरी में काफ़ी फैला हुआ था। इनफैक्ट 17 सेंचुरी से ही मराठा नोबल्स आदिल शाही डायनेस्टी के अधीन काम करते थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, मिलिट्री जनरल्स थे, और उनको उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटका के कई एरियाज में जागीर दी जाती थी। फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उन्हें बेंगलुरु की जागीर दी गई थी। तो बेंगलोर भी और पुणे दोनों उनकी जागीर हुआ करती थी। तो इस तरह से मराठास 17 सेंचुरी से ही इस एरिया में मौजूद हैं और 18 सेंचुरी में तो जब मराठा एम्पायर काफ़ी बढ़ गया था, उस समय मराठास काफ़ी एरिया में फैल चुके थे और कर्नाटका का भी, नॉर्दर्न कर्नाटका का खास करके जो एरिया है वो इनके कंट्रोल में था। कर्नाटका के कई क्षेत्रों में मराठास की प्रेजेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक रही। उसके बाद इन्फ्लुएंस यानी कि रूल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जो मराठा पॉपुलेशन है वो वहाँ पे डेफिनेटली मौजूद रहती है। तो इस तरह से मराठास कर्नाटका में अभी कोई 10-20 सालों में जाकर नहीं बसे हैं। दे हैव बिन देयर सिंस पास्ट 300 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। और क्योंकि मराठास यहाँ पर कई सदियों से बसे हुए हैं, तो इसीलिए इनका ये कहना है कि कर्नाटका सरकार हमें मराठास के रूप में या फिर महाराष्ट्र के लोगों के रूप में ना देखे, बल्कि हम कन्नडिगा ही हैं। कन्नडिगा यानी कि कर्नाटका के लोग ही हैं, और इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं, कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें ओबीसी रिजर्वेशन के तहत लाया जाए, उसकी ओबीसी रिजर्वेशन में इनको भी शामिल किया जाए। वैसे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के बाहर भी देश के कई राज्यों में एक साइजेबल मराठा पॉपुलेशन है। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशंस आप देख सकते हैं कर्नाटका राज्य में 50 लाख, मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख, गुजरात में 12 लाख, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु में भी अच्छी खासी मराठा पॉपुलेशन है। और इन सब के पीछे रीज़न क्या है कि मराठा एम्पायर इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब कर्नाटका में जो मराठास हैं वो ऑलरेडी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी में शामिल हैं, लेकिन कैटेगरी अलग है। अभी आपको आगे बताऊंगा कुछ ही मिनट में कि क्या कैटेगरी है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि कोडागू डिस्ट्रिक्ट, जिसको कई बार लोग कुर्ग के नाम से भी जानते हैं, एक काफ़ी पॉपुलर हिल स्टेशन है कर्नाटका में। तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट के जो मराठास हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब महाराष्ट्र में मराठास एक फॉरवर्ड कास्ट माने जाते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन मराठा रिजर्वेशन को लेकर एक लंबा आंदोलन चला आ रहा था और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी उनकी भी चर्चा करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सब कैटेगराइजेशन पे। अब ये सब कैटेगराइजेशन क्या है? देखिए, मंडल कमीशन ने तो यही कहा था कि अदर बैकवर्ड क्लास ये एक कैटेगरी होगी, इसमें सभी बैकवर्ड क्लासेस को शामिल किया जाएगा। लेकिन 2011 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसने एक सुझाव दिया सरकार को कि ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइज कर दो, यानी कि और विभाजन कर दो, किस पर्टिकुलर जाति को कितना परसेंटेज या किस कैटेगरी में रखा जाए। तो इसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, तो उनका एक अलग कैटेगराइजेशन किया जाए। तो यानी कि उस 27% रिजर्वेशन के अंदर भी और डिवीजन करके 10-10 या जो भी डिवीजन ब्रेकडाउन होता है हर राज्य में अलग होगा, ऐसा एक ब्रेकडाउन किया जाए। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी यही रिकमेंडेशन, यही सुझाव दिया सरकार को। इन सुझावों के बाद सरकार ने भी एक कमीशन का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता करी थी दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने। और इनके अध्यक्षता में जो एक कमीशन है, इसको ये करना था, ये डिसाइड करना था कि क्या
सब कैटेगराइजेशन एक्चुअली में एक गुड आइडिया है। तो एनसीबीसी ने तो ये सुझाव दे दिया, लेकिन उसके बाद एक स्पेशल कमीशन बिठाया गया। तो नाम याद रख लेना कि जस्टिस रोहिणी कमीशन इसका नाम है, और इसने सुझाव दिया था किसके बारे में? ओबीसी सब कैटेगराइजेशन के बारे में। तो इस कमेटी के क्या सुझाव थे? 3 पॉइंट्स इन्होंने कहे। पहला कि सबसे पहले ये देखो कि क्या वाकई में जाति समूह के बीच में जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो इन इक्विटेबल रूप से बांटे गए हैं। इन इक्विटेबल का मतलब होता है कि क्या वो बराबरी का दर्जा सबको नहीं मिला है, किसी को ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट, किसी को कम मिला है। अगर एक्चुअली में ऐसा है ओबीसी लिस्ट में, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, तो फिर उसको पहले एग्जामिन करके नोटिफाई किया जाए, उसको बताया जाए सरकार के द्वारा। सेकंड, ऐसे मैकेनिज्म, क्राइटेरिया या पैरामीटर तय किए जाएं जो सब कैटेगराइजेशन के लिए मदद करेंगे। तो इन्होंने सुझाव दे दिया कि सब कैटेगराइजेशन करो, लेकिन उसके लिए फिक्स क्राइटेरिया तय करो पहले कि किस बेसिस पर आप अलग अलग कैटेगरीज बनाओगे। जो एक्चुअल ओबीसी रिजर्वेशन है वो 27% ही रहना चाहिए, उसको बढ़ाने का सुझाव यहाँ नहीं दिया गया, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए। सब कैटेगराइजेशन के साथ साथ इसे बढ़ाने की भी डिमांड थी, और इसी 27% के अंदर रीअरेंजिंग हो, ऐसा रोहिणी कमीशन ने सुझाव दिया। और फाइनली एक छोटा सा सुझाव था कि जो ओबीसीज की सेंट्रल लिस्ट है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि कई सारे सरनेम्स को रिपीट किया जाता है और अलग अलग वेरिएशंस हैं सरनेम्स के, तो उसको थोड़ा सा लिस्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है। जस्टिस रोहिणी कमीशन के सुझावों के बावजूद केंद्र सरकार ने तो अभी तक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को सब कैटेगराइज नहीं किया है, लेकिन देश के 11 राज्य या यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर ओबीसी सब कैटेगराइजेशन लागू हो चुका है। इन राज्यों ने अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स और जो भी स्टेट रिजर्वेशन होता है वहां पर ये सब कैटेगराइजेशन चालू कर दिया है। अगर हम कर्नाटका की बात करें स्पेसिफिकली इस वीडियो के संदर्भ में, तो कर्नाटका में देखिए इस तरह से कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी 1 तो इसमें माना जाता है सबसे जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, उसको रखा गया है कैटेगरी 1 में। उसके बाद जो इनसे थोड़े से कम पिछड़े माने जाते हैं, यानी कि लिटिल बेटर देन कैटेगरी 1, वो आएंगे 2A में। कैटेगरी 2A यहाँ पर 105 जाति समूह है। कैटेगरी 2B जिसमें मुस्लिम्स हैं। कैटेगरी 3A जिसमें वोक्कलिगा और 5 अन्य जाति समूह है, सब कास्ट हैं वोक्कलिगा के। और फिर आता है 3B लिंगायत और 42 सब कास्ट इंक्लूडिंग जैन्स। तो देखिए कर्नाटका में वैसे लिंगायत जो हैं ये काफ़ी पॉपुलेशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ओबीसीज में सबसे ज़्यादा हैं, और क्योंकि ये दूसरे जाति समूह से थोड़ा सा इनको बेटर माना गया है सोशली इकोनॉमिकली, तो इसीलिए इनको कैटेगरी 3B में रखा जाता है। तो ये कैटेगराइजेशन है कर्नाटका का। तो देखिए कैटेगरी 1 में 4%, फिर 2A में 15%, 4%, 4 और 5। बाय द वे कर्नाटका में 27% से ज़्यादा है, ठीक है, इसका टोटल ज़्यादा आएगा 27 से। अब मराठास जो हैं वो ऑलरेडी कैटेगरी 3B में आते हैं, दे आर अंडर कैटेगरी 3B। तो वो भी स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कुछ मराठास। तो कर्नाटका में गौरी मराठास और कुंबरी मराठास जो हैं वो कैटेगरी 3B में आते हैं। सारे नहीं आते हैं, कुछ मराठास हैं जो इस कैटेगरी 3B में आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस कैटेगरी में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कास्ट आते हैं उनमें एजुकेशनल लेवल थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू अदर कास्ट। तो यहाँ पर अब ये 27% के अंदर नहीं बल्कि केवल इस 5% रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर लिमिटेड हो गया है। तो अब इसीलिए इन समूह से हर कोई जाना चाह रहा है कि इसके अंदर चला जाए इस 15% में, क्योंकि यहाँ पर अभी जो ये 105 कास्ट हैं इनमें अभी एजुकेशनल स्तर इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए होता क्या है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो इनटू दिस कैटेगरी 15% वाली में, ताकि वो यहाँ से मतलब 5% के दायरे से बाहर आ जाए। तो मराठास का भी यहाँ पर अभी यही डिमांड है कि कैटेगरी 2A में रिजर्वेशन दिया जाए। इसीलिए आप कई जगह हेडलाइंस भी यही देखोगे कि मराठास आर डिमांडिंग 2A रिजर्वेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैटेगरी 2A क्या है। ये कैटेगराइजेशन है 1, 2A, 2B, 3A, 3B इस तरह से। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे जैसे जैसे 3 की तरफ जाएंगे तो सामाजिक और आर्थिक स्तर थोड़ा सा सुधरता जाएगा, शैक्षणिक स्तर भी सुधरता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5% वाली कैटेगरी में है ऑलरेडी 3B में कुछ मराठा कम्युनिटीज़ कर्नाटका की, लेकिन दे आर डिमांडिंग कि उन्हें 2A में डाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 3B में कंपटीशन बहुत टफ है लिंगायत के साथ। तो लिंगायत की संख्या भी ज़्यादा है और लिंगायत जो हैं दे आर ऑल्सो थोड़ा सा बेटर हैं एजुकेशनली, और आप किसी भी क्राइटेरिया में देखेंगे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में उसमें। तो अगर 2A सब कैटेगरी में मराठा आ जाते हैं तो फिर एक तो वो compete करेंगे 15% वाले कैटेगरी में, तो थोड़ा सा वैसे ही ब्रैकेट में स्पेस ज़्यादा मिल गया आपको 15% कैटेगरी में। और दूसरा यहाँ पर कंपैरेटिवली ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो जो भी सरकारी नौकरियाँ होंगी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की, उसके लिए ये डिमांड अभी आ रही है। याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट में नहीं है, ओनली फॉर स्टेट।
और अभी कुछ और भी डिमांड्स चल रही हैं अन्य जाति समूहों के द्वारा, जैसे लिंगायत में भी पंचमसाली लिंगायत समुदाय है एक, मतलब लिंगायत के अंदर भी बहुत सारे सब सेक्ट हैं, उनमें से एक है पंचमसाली। वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी 2A में डाल दो, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि लिंगायत के बाकी सभी सब सेक्ट काफ़ी आगे बढ़ गए और हम काफ़ी पीछे रह गए, तो हमें 2A में डाल दिया जाए। उसके लिए भी वो सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, एक मतलब प्रदर्शन वगैरह चल रहा है पंचमसाली कम्युनिटी का भी, ठीक है। इसके साथ कुरुबा और वाल्मीकि समुदाय भी शामिल है। ये सभी समुदाय डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें 2A कैटेगरी में डाला जाए। अब ये जो डिमांड है, इसको थोड़ा सा शांत करने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के अभी पिछले महीने तक, BS येडियुरप्पा, इन्होंने एक मराठा डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर दी थी। तो यानी कि मराठास की स्पेशल नीड्स को, सोशो इकोनॉमिक नीड्स को देखते हुए कोई स्पेशल स्कीम्स वगैरह लाने के लिए एक सरकारी बोर्ड की स्थापना कर दी गई। लेकिन मराठा कम्युनिटी इससे खुश नहीं है। उनका मानना है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इन्हें रिजर्वेशन की दरकार है, और इसीलिए ये डिमांड अभी फिर से करी जा रही है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर नहीं लगा तो मत करना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अच्छा लगा जेन्युइनली तो लाइक कर देना, क्योंकि उससे यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और दूसरों को भी रिकमेंड किया जाता है। लेक्चर का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे कुछ PDFs अभी पेंडिंग है लास्ट वीक के, आई विल अपडेट देम सून। वो सभी आपको इसी पाथफाइंडर UPSC पर मिल जाएंगे। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, इनसे आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। आइकॉनिक का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आपको एक मेंटोर एडिशनली मिल जाते हैं, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो प्लस में हैं वो तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। जो भी कोर्स आप लेते हो, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, उसमें आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। तो रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलना, 10% एक्स्ट्रा पे मत कर देना गलती से। ऑलवेज यूज़ द कोड। और 1 साल से ऊपर का कोई भी कोर्स लोगे आप तो उसमें आपको किताबों का सेट, GS की किताबों का सेट फ्री में मिलेगा। और ये अनअकैडमी के टीचर्स के द्वारा, एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए बेस्ट नोट्स हैं, और इसमें UPSC की पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और अगर आप इस कोर्स को, सब्सक्रिप्शन को EMI ऑप्शन पर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक आपको दिखेगा, गूगल फॉर्म है एक, उसको भर दीजिए। उसमें बेसिक आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएंगी और हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क कर लेंगे। और यहाँ पर कोई EMI या फिर EMI में कोई इंटरेस्ट रेट एट्सेट्रा जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल EMI प्लान है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करो। अगर आप एलिजिबल हो तो हर महीने आपको एक छोटा अमाउंट पे करना होगा। अगर आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप मेरे प्लस कोर्सेज़ को देख सकते हैं। जैसे अभी मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोर्स चल रहा है, दिन में 1 बजे इसकी क्लास होती है, और यहाँ पर अभी हम 3 लेक्चर्स को कर चुके हैं। सो यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स। अभी ये चलेगा कुछ दिन और। उसके अलावा 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ है हमारी, इनको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इनमें क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपको कॉम्बैट में भी फ़ायदा मिलेगा, प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलेगा, सिलेक्शन आपका आसान बनेगा। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज सून एज यू गेट द सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।